हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोजर ऑफ एनी कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं या उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। उसी तरीके से जो इंसुलेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में भी इंसुलेटर्स क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का अपोज करें थ्रू देम। आप 10th में पढ़े हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक पोलर, दूसरे नॉन पोलर। तो आप लोग केमिस्ट्री में पोलर नॉन पोलर पढ़े हैं मटेरियल्स के बारे में, जिनका कि नेट डाइपोल मोमेंट जिनके मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो उनको क्या कहा जाता है, नॉन पोलर। और जिनका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आए उनको क्या कहा जाता है, पोलर। आप फिजिक्स में भी अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड ना करे। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स whose पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर आर नॉट कोइंसाइड्स। ये क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में आप जानते हैं कि जैसे बॉन्डिंग रहती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहते हैं, या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड न करे, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड न करे, इसका सेंटर यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर है, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स क्या बोले जाते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करे, कोइंसाइड करे, इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्या हो, सेम हो, दोज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब एक्सपोज किया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये कैसे ट्रीट करते हैं, तो ट्रीट तो ये भी क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पोलर है या नॉन पोलर है, इनको एक्सपोज किया जाएगा तो रियली ये एक डाइपोल फॉर्म कर देते हैं। इनका नेट डाइपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर का। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और सॉरी ये पोलर है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, और नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किए जाते हैं तो इनका जो डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर लेता है अपने आप को, और जो नॉन पोलर है उनको जब रखा जाता है इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ये पोलराइज हो जाएंगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन बोथ केसेस सेम सिचुएशन है, बस ये है कि ये पहले से ही डाइपोल मोमेंट फॉर्म किया हुआ था, ये अलाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, और इसमें डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन एक डाइपोल फॉर्म हो जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एक्सपोज करोगे इसको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज है वो सुपर फोर्स अप्लाई करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव सेंटर पर फोर्स अप्लाई करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग पॉजिटिव चार्ज पर जब फोर्स अप्लाई करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज सेंटर इधर, तो फिर ये पोलराइज हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जो डाइपोल फॉर्म होगा नेगेटिव से पॉजिटिव वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इन बोथ केसेस आइदर पोलर और नॉन पोलर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन in polar molecules all dipoles are elongated along the direction of electric field, and if dielectric is a non-polar then it get polarized and its dipole also elongated along the external electric field. तब अगर ऐसा मटेरियल किसी फील्ड में रखा जाता है
तो हम लोग पहले बात किए थे फर्स्ट चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अगर मान लो एक सिचुएशन हम दे रहे हैं कि ये मेटालिक प्लेट है, इस पर चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया है और यहाँ एक प्लेट है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया है, ठीक। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर ये मेटालिक प्लेट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने डिराइव किया था वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट। इफ द प्लेट एरिया इज A, then this is equals to, and the charge on this plate is Q, this is minus Q, then charge density को हम Q by A लिख सकते हैं। अगर एरिया इसका क्या है, A है, तो Q by A इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये E नॉट की वैल्यू हो जाएगी, है कि नहीं। कब, जब इन प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप फिल कर दो। अगर यहाँ पर किसी डाइलेक्ट्रिक का स्लैब आप फिल कर दो पूरे वॉल्यूम में, तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी और इसके जो मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो कि नॉन पोलर है तो इस डाइपोल फॉर्म करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा पॉजिटिव पर, इधर नेगेटिव पर, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरीके से एलाइन हो जाएंगे, है कि नहीं। जो डाइपोल्स फॉर्म होंगे पूरे वॉल्यूम में, है कि नहीं, पूरे डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा। तो जरा देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा टोटल। बचेगा क्या, इस सरफेस का पॉजिटिव और इस सरफेस का नेगेटिव। दैट मीन्स इस वाले प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले प्लेट पर अगर नेगेटिव चार्ज हमने प्रोवाइड किया, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज और इस फेस पर क्या इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ molecules of dielectrics. Polarization is a process of stretching of dielectrics when they are exposed to stretching of molecules of dielectrics due to exposure to external electric field. When an dielectric or insulating materials are exposed to external electric field, then their molecules are, the positive and negative center are displaced, ठीक है, positive and negative center are displaced and it forms a dipole. This is called polarization of molecule of dielectrics, ठीक है, इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये पोलराइज हो जाएंगे और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुए यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव, ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। पहले क्या था, E नॉट था, ठीक है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E नॉट था, ठीक है, ऑलरेडी, और अब एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस्ड हो गया। समझ में आ गई बात। तो जो E इंड्यूस्ड हो गया वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक E रिमेनिंग, ठीक है, या सिंपली उसको E हम लिखे, जो हमें दिखेगा E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, होगा कि नहीं, जो या EP इसको लिख दें, E ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू EP है इस चार्ज के कारण, और E नॉट क्या है, जब यहाँ पर एयर था तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट। तो डायरेक्ट बात है E नॉट माइनस EI नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, ऑब्जर्व की जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था रिलेशन कि E नॉट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने के बराबर होता है, उसको के से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है E नॉट बाई के, या के इक्वल्स टू ई बाई दिस ई नॉट बाई दिस ए होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था के इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई, वेयर ई इज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हम डिवाइड करते थे जब वहाँ मीडियम ना हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तब के इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमें क्या मिलता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इस रेशियो के इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ देखिए हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन की। तो इस पोलराइजेशन के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है पोलराइजेशन के कारण, इस पोलराइजेशन की डेंसिटी यहाँ पर फाइंड की जाती है। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी जिसे कहा जाता है। तो अगर पूरे वॉल्यूम को मैं मानूं, इसको तो अभी रहने दो, अभी यूज नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी उसको बाद में बताते हैं। अभी हम यहाँ कंसंट्रेट होंगे। जितने डाइपोल हैं यहाँ पर चार्ज पोलराइज हो गया, तो आप टोटल वॉल्यूम का पूरे डाइलेक्ट्रिक में जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे है, तो देखो जो एरिया है इसका वही ए है, और इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा Q इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैं रो P लिख दूँ। ठीक है, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज और चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसके सरफेस पर जो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करेंगे हम। तो उसकी वैल्यू अगर मान लो कि पूरा वॉल्यूम में अगर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मैं निकालना चाहूँ तो क्यू आई इंटू क्या होगा, क्यू आई इंटू डी होगा कि नहीं। एक डाइपोल का क्या हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जो इंड्यूस चार्ज होगा या चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। इक्वल चार्जेस होते हैं, इक्वल चार्जेस इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो ये सारे जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डी डिस्टेंस पर है, यहाँ पर डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया कि ये भी है। तो आप जरा ये बताओगे कि इस सरफेस आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो कि सरफेस पर चार्ज कितना होगा। अगर यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी रो पी हमने कह दिया कि पर यूनिट चार्ज डेंसिटी रो पी है, तो टोटल चार्ज कितना होगा पूरे सरफेस पर, रो पी इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, जितना प्लेट की एरिया है उतना ही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो रो पी इंटू ए, ये क्या हो गया, चार्ज की वैल्यू, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों चार्जेस के बीच में, डी। तो ये टोटल डाइपोल मोमेंट जनरेटेड इनसाइड वॉल्यूम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो पोलराइजेशन डेंसिटी कितना होगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट कितना जनरेट होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। कैसे, बाय डिवाइडिंग द नेट डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो पोलराइजेशन डेंसिटी एक टर्म होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। उसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल P डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, दैट मींस a इंटू d। तो डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, रो p इंटू a इंटू d अपॉन a इंटू d। तो ये कैंसिल हो जाएगा, a b इंटू कितने के बराबर आ जाएगा, जो इंड्यूस चार्ज है ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जितना इंड्यूस चार्ज है उसी के इक्वल हो जाता है क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, तो रो पी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जो ई पी है उसको आप लिख सकते हो, ऐसे क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, दैट मींस दिस नेट चार्ज अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। आप अगर रो ई पी की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो वो क्या लिखोगे, रो पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
जितना इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस ई की नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रो पी। तो वो कितना होगा ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो रो अपान एप्सिलॉन नॉट मतलब ई नॉट, ठीक है, या सिंपली मैं ई नॉट ही इसको लिखूं, ई नॉट की वैल्यू यहाँ लिख दिया रो अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट माइनस कितना रो पी अपान एप्सिलॉन नॉट where rho p is induced charge divided by epsilon naught into a। तो ये हो जाएगा इस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और हम कह रहे थे जरा ये एक टर्म हम समझाएंगे कि शुरू में, अब मैं उस पहले चैप्टर को रिकॉल करूंगा, हम लोगों ने फोर्स पे फाइंड किया था कि एफ नॉट अपॉन एफ के इक्वल्स टू डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से E naught upon reduced value of this electric field equals to क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब जरा इस पर हम लोग डिस्कशन करें K की वैल्यू किस मटेरियल के लिए ज्यादा होगी। वहां मैंने बात बताया था कि परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना कोई मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा है। अब समस्या ये है कि हमने तो वहां वर्ड यूज कर दिया था कि परमिट, तो कितना परमिट कर रहा है यहाँ पर मतलब ये होता है कि वो कितना रोक रहा है, कितना वो पोलराइज होके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है। जो जितना अपोजिशन करेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा, उसकी परमिटिविटी उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी। कैसे आप यहाँ से देख सकते हो, कैसे देखिए, अगर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन ये रिड्यूस कर रहा है, तो जो मटेरियल ज्यादा पोलराइज्ड होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइपोल मोमेंट जो जिसका जितना तगड़ा बनेगा उसमें इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही क्या होगी कम। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो के क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जब यहाँ एयर था, मटेरियल अगर आप ऐसा लगा रहे हो कि रिड्यूस कर दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम कर दे रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू क्या होगी ज्यादा आएगी। इसका मतलब कि जो मटेरियल जितना ज्यादा इंड्यूस करेगा चार्ज सरफेस पर वो उतना ही क्या करेगा रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो जरा सोचें, अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में मैं कह रहा था कि तब तक वो चार्ज ट्रांसफर करता रहता है ऑन एक्सपोजर ऑफ एक्सपोजर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ना हो जाए। इसका मतलब कि अगर कोई कंडक्टर है यहाँ पर रखा है तो वो नेट की जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बना देगा जीरो। अगर ये जीरो बना देगा तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। और अगर कोई एयर है, मान लो कोई मटेरियल आपने नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है जितना इनर्ट था उतना ही इनर्ट रहेगा, तो के की वैल्यू क्या होगी 1। इसका मतलब अगर वैक्यूम है या एयर है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा 1। अगर कोई कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर आपने रख दिया इन दोनों प्लेट के बीच में, तो वो कंडक्टर हो जाएगा, वो इंसुलेटर तो होगा नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक होगा नहीं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका भी होगा। तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यहां से साफ दिख रहा है। That means the value of K depends on the extent by which any material reduce the value of external electric field in which it has been exposed। ठीक है, वैल्यू ऑफ K of any material medium depends on the factor by which it reduces the external value of external electric field through it by polarization। जितने एक्सटेंट में वो रिड्यूस करेगा पोलराइज होके उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज है। अब आप समझ गए होंगे कि जो चीज जितना ज्यादा पोलराइज होगा
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। और अगर कंडक्टर कोई रखते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और एयर का किस तरीके से 1 होगा आप समझ गए। दैट मीन्स यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फोर्स के टर्म में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside vacuum to the electric field inside that material medium. That means dielectric constant of any material medium is equals to the ratio of electric field inside air to the electric field inside that material medium. दोनों का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक, जैसे फोर्स पे डिफाइन किए थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफाइन हो जाएगा। ओके, ये यूनिटलेस होता है, कांस्टेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। इसके बाद हमें बताना है पोलराइजेशन डेंसिटी। आप लोगों ने ये देख लिया कि पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक, ये आ गया। इस पर एक रिलेशन है, आप इस रिलेशन को जब लिखिए तो यहाँ पर जो रो पी होता है दैट मीन्स पी, अगर यहाँ पर मैं अब ये तो मैं समझा दिया, इस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं जो बताने वाला था यहाँ पर रो पी को हम चाहें तो पी लिख सकते हैं, ये ई नॉट है, ई नॉट माइनस रो पी को आप पी लिख सकते हो, दैट मीन्स पोलराइजेशन डेंसिटी अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो इसको इस पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। वो कैसे, तो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट जाई इनटू पी। ये एक रिलेशन होता है जिसको कि आपको याद रखना होगा। इसका डेरिवेशन हमारे 12th स्तर पर नहीं है, लेकिन ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी होता है वो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जाहिर की बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही। जितना पोलराइजेशन हो रहा है उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन जितना कम होगा इस की वैल्यू क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। दैट मींस ई और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, पी और ई का डायरेक्ट रिलेशन है, और इस तरीके से पी डिपेंड करता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस वैल्यू पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट जाई इनटू ई। ये जाई क्या है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो ये भी उसी टाइप का कांस्टेंट है जो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जाई को डिफाइन किया जाता है कि द एक्सटेंट बाय विच इट रिप्रेजेंट्स द it represents the extent to which a material up to electrified when exposed to external electric field। क्या डिफाइन करोगे, it represents the extent by which and material apt to electrified when exposed to external electric field। अब डेफिनेशन तो खैर रिलेशन भी यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हर टाइम मैं बता देता हूँ पी क्या होता है, इसको आपको याद रखना। मैं कोई डेरिवेशन इसका नहीं बताया, मैं यहाँ तक डेरिवेशन बताया हूँ। अब ये जो पी है वो किस पर डिपेंड करता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये डायरेक्ट मैंने लिखा और पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सिंपल, तो एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस जाई इंटू पी। अब इस ई को इधर जाई इंटू ई को इधर भेजे तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ई प्लस जाई इंटू ई, ई कॉमन ले लो तो ई 1 प्लस जाई। ये जाई है ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, एक्स की तरह मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग सिंपल देखेंगे ये बड़ा रहेगा पूछ उसकी। यहाँ से ई को अगर इधर लाऊं तो ई नॉट बाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जाई। और इसी ई नॉट बाई ई को हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ई नॉट बाई ई की वैल्यू अगर पुट कर दें तो के इक्वल्स टू क्या मिल गया 1 प्लस जाई। ये रिलेशन होता है
इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, जो कि मैं डिराइव करना चाह रहा था। तो पहले मैंने क्या बताया, पोलराइजेशन डेंसिटी, दैट मींस डाइपोल मोमेंट जनरेटेड इनसाइड वॉल्यूम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम, वो पोलराइजेशन डेंसिटी हो गया। वो सिंपली आप नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू E नॉट माइनस रो पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और ये रो पी पी के इक्वल होगा, दैट मींस पोलराइजेशन डेंसिटी ये आपने डिराइव कर दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ रो पी को पी हमने रखा और पी किस पर डिपेंड करता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पुट किया वैल्यू, रिलेशन आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जाइलिन डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, जाइलिन में अगर 1 ऐड कर दें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। बोथ आर यूनिटलेस क्वांटिटी, बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम टर्म्स। इसके बाद मैं इस इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगा इस रिलेशन के बाद। तो मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा।